लेट्स गो टू बाकू। फ्लाइट अड़े 1 घंटा हुआ था कि साथ वाली सीट पर बैठी रूसी हसीना ने मुझे जगाया। फ़िज़ाई सिन्फ़ नाजुक मेज़बान खाना सर्व कर रही थी। सारा दिन सफ़र में गुजारने बायस थकावट फ़र्ज थी और मैदा भी खाना मांग रहा था। अगली सीट की पुश्त पर नस्ब खाने वाली प्लेट एडजस्ट करके इससे खाना शुक्रिया के साथ वसूल किया। खाने की मिकदार बेरचे ज़्यादा ना थी, लेकिन भूखे पेट की शांति के लिए काफ़ी था। खाने के बाद सिगरेट की तलब हुई, लेकिन इस फ्लाइट पर सिगरेट नोशी की सख्ती से ममानियत थी। अगली सीट की पुश्त पर नस्ब टीवी स्क्रीन को ऑन करके फ्लाइट रूट चेक किया। परवास किए 1.5 घंटा हो चुका था। हम ईरान की फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने के बाद बहेरा कैस्पेन पर महव परवास थे। बाकू पहुंचने में अभी लगभग 1.5 घंटा बाकी था। खिड़की से नीचे नज़र दौड़ाई तो ताहद निगाह पानी ही पानी दिखाई दिया। वक्त गुजारी के लिए एक सफ़रनामा पढ़ना शुरू किया। रूसी हसीना ने मुझे मुखातिब किया। मेरा नाम रोज़ा है, रोज़ा फ्राम रूस। मैं अपना नाम उसे रूसी ज़बान में बताया तो वो उलझन नमा हैरत से बोली, एशफ़क। मैं जवाब दिया, आप फ़कत एश भी पुकार सकती हैं। अब वो मुंह पर हाथ रखकर हनीसी, लेकिन साफ जाहिर था कि हनीसी छुपाने की कोशिश कर रही थी। बोली, बहुत दिलचस्प नाम है। मैं अर्ज़ किया, मेरी नानी मेरा नाम सादिक रखना चाहती थी, लेकिन दादी ने इशफाक को तरजीह दी कि इस नाम का कोई दूसरा फ़र्द हमारे एरिया में नहीं था। वो पूछती, रशियन ज़बान कैसे सीखी? तब मैं उसे अरसा 24 साल पहले सीमी में दौरान तालिब इल्मी गुज़रे वक्त बारे बताया। फिर पूछती, क्या करते हो और बाकू किस लिए जा रहे हो? मैं अर्ज़ किया, सऊदिया में जॉब करता हूँ और ईद की छुट्टियां गुजारने बाकू जा रहा हूँ। कुछ लम्हे तवक्कुफ़ हुआ, फिर वो बोली, मैं सेंट पीटर्सबर्ग में रहती हूँ। छुट्टियां गुजारने कुछ दिन के लिए ग्रुप के साथ दुबई गई थी। अब बाकी छुट्टियां गुजारने अपनी खाला के पास बाकू जा रही हूँ। इन रशियन लोगों की रिश्तेदारियों यूँ हैं कि एक ही ख़ानदान के लोग मुख्तलिफ साबिका रशियन रियासतों में बटे हुए हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और उनके लिए तमाम साबिका रशियन रियासतों बशमूल रूस 90 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत है। लगभग 1 घंटे बाद रूट बरकरार रखने के लिए जहाज़ दाएं तरफ झुका तो बाएं तरफ खिड़की से पार पहाड़ों पर जमी बर्फ पर नज़र पड़ी। मुंह से बेसाख्ता निकला, सुबहान तेरी कुदरत। मैं कि जो मिडिल ईस्ट की गर्मी से भाग कर आया था, पहाड़ों पर जमी बर्फ देखकर अंदाज़ा हो गया कि आगे मौसम बहुत खुशगवार होगा। थोड़ी देर बाद पायलट ने लैंडिंग अनाउंस करते इंतबाह किया कि तेज़ हवाओं के बायस परवाज़ गैर हमवार हो सकती है, लिहाजा अपने सीट बेल्ट बांध लें, और साथ ही जहाज़ को नीचे उतारना शुरू किया। 3-4 मरतबा बहुत तेज़ हवाओं ने जहाज़ को लरज़ाया, लेकिन माहिर पायलट ने कमाल होशियारी और महारत से परवाज़ को बरक्कत हमवार रखा। 5 मिनट बाद बहेरा कैस्पेन ख़त्म होने के बाद बाको की सरजमीन नज़र आना शुरू हुई। नीचे नज़र दौड़ाई तो समंदर में तैरती कश्तियाँ नज़र आईं। बाको की पहचान फ्लेम टावर्स और बाको आई भी दूर से नज़र आए। पायलट ने तैयारे को मज़ीद नीचे उतारा तो हर तरफ आबादी और घरों की लंबी कतारें थीं। परवाज़ मज़ीद नीचे होने से जब हद्दे निगाह मज़ीद वसी हुई तो उन घरों की यूरोपी तर्ज पर बनी छतें और भौरे रंग के रंगो रोगन मज़ीद वाज़े नज़र आए। एक ही तर्ज और तरतीब से बने घर बहुत खुशनुमा महसूस हुए। 2 मिनट बाद पायलट ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए परवाज़ को गैर मुतवाज़िन होने से बचाते हुए निहायत आमदगी से हैदर अलीयोफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। टायरों ने रनवे को छुआ तो एक झटका लगा, जान में जान आई। सीट बेल्ट खोलकर आराम से बैठ गया। तैयारा रनवे पर टैक्सी कर रहा था। बाको का रनवे इंटरनेशनल मय्यार का और बहुत लंबा है। इस बात का मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब वहाँ अमेरिकन एयरलाइंस का तैयारा नज़र आया। बाको का एयरपोर्ट ज़्यादा मसरूफ़ नहीं और ज़्यादातर परवाज़ें दिन के वक्त ऑपरेट होती है। खिड़की से बाहर झांकते एक कदीम तर्ज की रूसी वैन मुतहर्रिक नज़र आई तो सैमी में गुजरा ज़माना तालिब इल्मी का वक्त आँखों के सामने फिल्म की तरह लहरा गया। साबका सोवियत यूनियन दौर की बनी गाड़ियों, वैन और ट्रैक्टर्स में ये खासियत थी कि अगर कोई खराबी पैदा होती तो उसे जगाड़ करके भी काम चलाया जा सकता था। पाकिस्तान में रूसी ट्रैक्टर इसकी बेहतरीन मिसाल है।
तैयारा टैक्सी करता हुआ टर्मिनल बिल्डिंग के पास जा रुका। खुद कार दरवाजे को तैयारे के साथ जोड़ा गया तो मैं आराम से बैठा रहा। मेरा तजुर्बा है कि तैयारा रुकते ही हड़बौंग मच जाती है। ऐसे में धक्कम-पेल से मचना फ़र्ज होता है। जब हमारे आगे के मुसाफिरों ने भी बाहर की राह ली तो हम भी उनके पीछे हो लिए। खुश शक्ल और खुश पोशाक फ़ज़ाई मेज़बानें मुसाफिरों को अलविदा कर रही थीं। कॉरिडोर से गुजरे हुए दोनों अतराफ लगे शीशों के पार एमिरेट्स, फ्लाइनास, तिरान अल अरबिया, विज़ एयर, सिल्क एयरवेज़, एरोफ्लोट, अल जज़ीरा एयरवेज़ और दीगर 2-3 फ़ज़ाई कंपनियों के जहाज़ भी नज़र आए। तैयारों की तादाद से अंदाज़ा हो गया कि आगे इमिग्रेशन लाउंज में बहुत रश होगा। कॉरिडोर से गुजरते रोज़ा ने मुझसे क़याम बारे पूछा तो उसे होटल का बताया। उसने पेशकश की, अगर तुम पसंद करो तो मेरी खाला के घर में एक अलहदा मेहमान खाना है जहां हर तरह की सहूलत दस्तयाब है। अगर मुफ्त क़याम पसंद नहीं तो किराया अदा कर देना। सुबह बेहतरीन नाश्ता भी मिलता है। घूमने के लिए गाड़ी भी दस्तयाब है। पेट्रोल शेयर कर लेना, मैं तुम्हें बाको दिखाऊंगी। मैं उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि होटल पहले से बुक कर चुका था। अलबत्ता बाकी पेशकश माकूल थी। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोग अक्सर अपने घरों में एक अलहदा कमरा मुख्तस कर देते हैं जो मुफ्त की आमदन देता है। अब तो बहुत से अफराद ने अपने मुकम्मल घर या घर का कुछ हिस्सा एयरबीएनबी नामी वेबसाइट पर मुश्तहर कर रखा है। ऑनलाइन बुकिंग और बाद इस क़याम रकम अदाई की सहूलत भी। फ़कत कॉन्फर्मेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है। खचाखच भरे इमिग्रेशन लाउंज में मुख्तलिफ कौमियतों के लगभग 2000 लोग थे। रोज़ा अपना सामान संभालती 10 विदानियाँ बोलती, हाथ हिलाती रुखसत हो गई। इमिग्रेशन हॉल में पहला सामना एक खुश शक्ल, नस्वारी शर्ट, ढीला ट्राउज़र, स्पोर्ट्स शूज़ पहने, मुनासिब कद, एथलीट जैसी मुशाबहत, घंघरियाले बालों वाली नाजुक अंदाम आज़री हसीना, सीने पर एंजेलिना नाम का बीज, हर मुसाफिर से वीज़ा पूछ रही थी। आमना सामना होने पर नहायत शाइस्तगी से अंग्रेज़ी में बोली, क्या आपके पास वीज़ा है? मैं उसे रूसी ज़बान में मुख्तसर जवाब दिया, वीज़ा ऑन अराइवल। एंजेलिना ने पासपोर्ट मांगा। मैंने पासपोर्ट, सऊदी अकामा और एमिरेट्स ID तीनों एक साथ उसे थमा दिए। चेक करने के बाद उसने रहनुमाई की, आप वो सामने वीज़ा ऑन अराइवल वाले काउंटर पर जाएं। जिनके पास पहले से वीज़ा था उन्हें इमिग्रेशन हॉल की तरफ भेजा जा रहा था। अमला हर मुसाफिर के साथ भरपूर ताउन कर रहा था। ये सारा अमल नहायत शाइस्तगी और तमीज़ से हो रहा था। कोई बदतमीज़ी नज़र न आई। मैं जब मतलूबा काउंटर की तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरे हाथों के तूते उड़ गए। 3 अदद काउंटर्स और लगभग 1000 मुसाफिर अपनी अपनी बारी के मुंतज़िर थे। मरता क्या न करता, इधर का रुख करना पड़ा और लाइन में लग गया। हर काउंटर पर सिन्फ़े नाजुक मौजूद थी। जब मेरी बारी आई तो मेरे बाद फ़कत 2 मुसाफिर बाकी थे। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हुक्म सादिर हुआ, आप ऑटोमेटिक वीज़ा मशीन की तरफ जाएं और वहाँ $50 अदा करके ऑनलाइन वीज़ा निकलवाएं। मैं मुड़ने ही लगा था कि उसने पुकारा, अगर आपके पास $50 का नोट नहीं है तो यहीं से तब्दील करवा लें। मैं पर्स चेक किया, सब नोट ही $100 मालियत वाले थे और चंद एक छोटी मालियत के थे। स्पेसिबा यानी शुक्रिया अदा करके $100 तब्दील करवाया। यहाँ से फारिग होकर वीज़ा मशीन की तरफ गया। 2 अदद मशीनें और लंबी लाइन। या अल्लाह, कहाँ फंस गया हूँ। फिर से लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। एंजेलिना मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए वीज़ा मशीन पर मौजूद थी। वो लाइन के गिर्द चक्कर लगाकर हर मुसाफिर से इस्तफसार करती ताकि वो अपने कागजात तैयार रखे। जिस मुसाफिर को समझ ना आती वो इसकी मदद करती। दूसरी मर्तबा इसने मुझसे इस्तफसार किया तो मैं शुक्रिया अदा करते रूसी ज़ुबान में एक जुमला उछाल दिया, ड्यूटी निहायत फ़र्ज़शनासी से अदा कर रही हो। इस तारीफ पर वो जवाबी मुस्कराई और मेरी तरफ देखते हुए बाएं आंख होले से दबा दी। जब वो आते जाते पास से गुजरती तो मेरी तरफ देखकर मुस्कराती। लगभग 1.5 घंटे बाद मेरी बारी आई तो वो मेरे पास आ खड़ी हुई।
मैंने इंदराज मालूमात मुसाफिर के लिए रशियन ज़ुबान का इंतखाब किया तो उसने हैरत से पूछा, ज़्यादातर मुसाफिरान अंग्रेज़ी ज़ुबान इख्तियार करते हैं। ठहरो, मैं मदद करती हूँ। जब उसने फ़र्स्ट नाम पूछा और मैंने अशफाक बताया तो उसे गोया खांसी सी लग गई। हंसते हंसते बोली, अशफाक। मेरे नाम की सराहन बेहुरमती पर लाइन में मौजूद बाकी मुसाफिरान खुलकर हंसे। वो मेरी हालत से महजूज हो रहे थे। उनके कहकाहे में शामिल होते मैंने वीज़ा मशीन पर नाम पंच किया। ऑनलाइन फॉर्म पुर करके मनी स्लॉट में $50 रखे। लो जी, फौरन ही वीज़ा मशीन पर नमूदार हो गया। एंजेलिना का शुक्रिया अदा करते इमिग्रेशन हॉल का रुख किया। चलते चलते वीज़ा प्रिंट को पढ़ा। लिखा था कि इस वीज़ा की मुद्दत 30 दिन है। अगर आप 15 दिन से ज़्यादा क़याम करना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस जाकर मुफ्त रजिस्ट्रेशन करवाए। बसूरत दीगर आज़रबाईजान छोड़ते वक्त 700 मनात का जुर्माना होगा और खैर से 1 मनात की कीमत 2.5 सऊदी रियाल बराबर है। ये तहरीर गैर मुल्की मुसाफरान की सहूलत के लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, वरना अक्सर लोग बेखबरी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और जुर्माना का सामना करते हैं। या अल्लाह खैर। आगे भी बहुत रश था। ड्यूटी ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट और ऑनलाइन वीज़ा प्रिंट चेक करके आगे लाइन की तरफ बढ़ने का इशारा किया। नज़र दौड़ाई तो 7 अदद काउंटर्स के पीछे एक से बढ़कर एक रूसी हसीना मौजूद थी जो फिरती से अपना काम कर रही थी। काउंटर नंबर 7 वाली सबसे ज़्यादा खुश शक्ल नजर आई। मेरे आगे एक पाकिस्तानी खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला, भाईजी दुआ करो कि मेरी बारी 7 नंबर काउंटर पर आए। लाइन आगे बढ़ती रही। उसके आगे एक खातून 5 अदद बच्चों के हिमराह थी। ड्यूटी ऑफिसर ने इन सबको काउंटर नंबर 4 की तरफ भेजा। शोमे किस्मत जब इस पाकिस्तानी की बारी आई और वो 7 नंबर काउंटर की तरफ कदम बढ़ाने ही लगा था कि काउंटर नंबर 50 फारिग नजर आने पर ड्यूटी ऑफिसर ने उसे वहां भेज दिया। अब अगला नंबर मेरा था। ड्यूटी ऑफिसर ने मुझे काउंटर नंबर 7 की तरफ भेजा। मैंने जाते ही काउंटर पर पासपोर्ट और ऑनलाइन वीज़ा प्रिंट रखते हुए रूसी ज़बान में उसे दरासत वचे यानी सलाम अर्ज़ किया। रूसी ज़बान सुनकर उसका चेहरा खिल उठा था। पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते बोली, एक कदम पीछे हटकर खड़े हो जाए और सामने नस्ब कैमरे की तरफ देखे। ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद उसने पासपोर्ट पर एंट्री की स्टैंप लगाकर मेरे हवाले कर दिया। मैंने मुस्कुराते हुए रूसी ज़बान में शुक्रिया अदा करते कहा, सारा एयरपोर्ट ही खूबसूरत, मुस्तअद और उम्दा अमले से भरा पड़ा है। मेरी ज़बान से रशियन में तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी और बाछें फैलती हुई कानों तक पहुंचने लगीं। साफ शफाफ मोतियों जैसे दांतों की नुमाइश करते, कीबोर्ड प्रेस करती एक अदा से पासपोर्ट मेरी तरफ बढ़ाते बोली, पिजालोस्ता यानी प्लीज़। मैं जवाबी बोला, एता नी वाजना। उर्दू में इसका मतलब खैर ए कोई गल नहीं। उसकी मुस्कुराहट देखने लायक थी। सामान वसूल करने वाले हॉल में मेरा सफरी बैग अकेला ही बेल्ट पर घूम रहा था, यानी तमाम मुसाफिरान अपना सामान वसूल कर चुके थे। वहाँ एक सुतून पर फ्री वाईफाई का निशान नज़र आया। ये एक बहुत अच्छी सहूलत है जो दुनिया भर में तमाम मायारी एयरपोर्टों पर दस्तयाब है। मोबाइल को वाईफाई से मुंसलिक किया। व्हाट्सएप पर शकीब के मैसेज मौजूद थे। उसे जवाब लिखा, पहुंच गया हूँ, होटल जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करने के बाद राब्ता करता हूँ। घर वालों और दोस्तों से राब्ता करके उन्हें बखैरियत पहुंचने की इत्तला दी। शकीब का फौरन जवाबी मैसेज आया, कहाँ मौजूद हो, मैं वेलकम करने आता हूँ। मैंने थकावट बायस माजरत की, लेकिन उसका इसरार जारी रहा। बेहद माजरत करके उसे वॉइस मैसेज भेजा, फ्री होकर राब्ता करता हूँ। उसका जवाब आया, आज मेरा शेड्यूल फुल टाइम पैक है, फ़कत तुम्हारी खातिर शेड्यूल तब्दील किया है। ड्राइवर को भेज देता हूँ, मेरे पास फ्लैट पर ही क़याम करो। मैं एक मर्तबा फिर से माजरत की, होटल की रकम पहले ही अदा कर चुका हूँ। सारी रात का जागा हुआ हूँ, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तुम काम निपटाओ,
फिर शाम को मिलते हैं। अराइवल लाउंज में इंक्वायरी काउंटर पर खंदा पेशानी से मुसाफिरों की रहनुमाई करती दो खवातीन से मोबाइल फ़ोन सिम कार्ड पूछा तो उन्होंने एक दूसरे काउंटर की तरफ निशानदेही की। वहां जाकर देखा तो एक लंबी लाइन थी। मैं पहले ही थका हुआ था, सोचा पहले होटल चलता हूँ। डिपार्चर लाउंज का बैरूनी दरवाज़ा खोलते ही खुशगवार हुआ के झोंके ने इस्तकबाल किया। एक तरह सारी थकन दूर हो गई। यहाँ की आबो हवा आलूदगी से पाक है। मैं अंगड़ाई ली, लंबा सांस लेकर फेफड़ों में ताज़ा ऑक्सीजन भरी। सामने टैक्सी स्टैंड में जेम्स बॉन्ड फिल्मों में नज़र आने वाली ब्रिटिश टैक्सियों जैसी टैक्सियां तरतीब से खड़ी थीं। ये अंदर से बहुत वसी होती है। दरमियानी सड़क के पार एक बस खड़ी थी। आगे बढ़ा तो बाएं हाथ रोज़ा की आवाज़ ने मुझे चौंकाया। एश, उधर निगाह की तो वो हाथ हिलाती नजर आई। खुशगवार हैरत से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तुम यहाँ कैसे? अभी तक घर नहीं गई? उसका जवाब हैरान कुन था। तुमने अपना नंबर नहीं दिया था। मैं ताज्जुब से बोला, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी की मुझे तवक्को ना थी। रोज़ा मुस्कराई, तुमने सिम कार्ड खरीदा या नहीं? मैं नफ़ी में जवाब दिया। काउंटर पर लंबी लाइन थी। वो बोली, सिटी पहुंचकर खरीद लेना। वैसे अब होटल कैसे जाओगे? मैं अर्ज़ किया, सामने बहुत सी टैक्सियां नज़र आ रही हैं। रोज़ा ने मुमानियत की। बाकू एयरपोर्ट शहर से लगभग 26 किलोमीटर बाहर वाक़ है। किराया टैक्सी 15 से 17 मिनट। हर घंटे बाद एक बस शहर जाती है और किराया फ़कत 1 मिनट। ये बस 28 मई मॉल के मेन बस स्टेशन जाती है। वहाँ से टैक्सी लेकर होटल चले जाना। बोल्ट टैक्सी सर्विस बहुत सस्ती है, 1.5 से 2 मिनट किराया। ये मालूमात मेरे लिए हैरान कुन थी। मैं उसे पूछा, तुम अपनी खाला के घर कैसे जाओगी? वो बोली, खाला एयरपोर्ट आना चाहती थी लेकिन मैं मना कर दिया। अब मैं भी बस में सवार होकर जाऊंगी। ये अच्छा आइडिया था, लेकिन उसे तकलीफ़ में मुब्तला करके मुझे हरगिज़ खुशी ना होती। मैं माजरत करते बोला, तुम्हें मेरी वजह से ख्वाह मख्वाह तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। वो नज़रअंदाज करते बोली, यहाँ बहुत से पाकिस्तानी बिजनेसमैन और स्टूडेंट हैं, लेकिन जेंटलमैन नज़र आने वाले बहुत कम हैं। याद रहे, कुछ दिन पहले आज़री गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से शिकायत की थी कि जो सिटी जाने के लिए बस कार्ड ज़रूरी था, जो हम दोनों के पास नहीं था। रोज़ा की रहनुमाई में करीब ही ने सब ऑटोमेटिक मशीन का रुख किया और लंबी लाइन में लग गए। वहाँ कुछ पाकिस्तानी नज़र आए और उनसे तारुफ हुआ। कामरान फराम लाहौर, उसकी आज़री बीवी और सास उसका इस्तकबाल करने आई थी। हम कार्ड ख़रीदना चाहते थे, लेकिन वहाँ मौजूद एक दूसरा पाकिस्तानी जोड़ा जो अपने बच्चे के हमरा कराची से आया था, उन्होंने कार्ड ख़रीदने से मना कर दिया। हमारे साथ ही चलो, 2 मिनट मेरी तरफ से। मुझे अच्छा महसूस ना हुआ, लेकिन उन्होंने इसरार बढ़ा दिया। हम सब बस की तरफ बढ़े। बातों बातों में पहली बस रवाना हो चुकी थी और दूसरी बस फौरन ऑन मौजूद हुई थी। सामान वाले खाने में अपना सामान रखकर वापस बोट की तरफ आ गए। मुझे सिगरेट की तलब हो रही थी, लेकिन रोज़ा के सामने सिगरेट नोशी नहीं करना चाहता था। उसे गालिबन महसूस हो गया था सिगरेट नोशी के लिए बोट के साथ जगह बनी हुई है। हम वहाँ गए। सिगरेट सलगाकर एक नज़र एयरपोर्ट बिल्डिंग पर डाली। निहायत शानदार और फ़न तामीर का शाहकार। आज़रबाईजान के 7 एयरपोर्टों में से सबसे ज़्यादा मसरूफ़ और जनूबी कफ़कास का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अमला का एक फ़र्द हाथ में सिगरेट लिए आन पहुंचा। मैंने जेब से लाइटर निकालकर उसे पेशकश की। सिगरेट सलगाकर उसने पूछा, पाकिस्तानी? मैं इस बात में सर हिलाया। उसने मुसाफिहा के लिए हाथ बढ़ाया और निहायत गर्मजोशी से मेरे दोनों गाल पर 2 बोसे लिए। ये खुश आमदेद कहने का मकामी अंदाज है। सिगरेट सलगाते गपशप में उसने बताया, आज़री और तर्किश दोनों एक ही कौम हैं, एक कौम और 2 मुख्तलिफ ममालिक। मैंने उसे पूछा, तर्किया का जिक्र पहले आता है? वो सीना फैलाते कौमी तफाखुर से बोला, हम पहले आज़ाद हुए थे। मैं अर्ज़ की, 19 से 17 में साबिका सोवियत यूनियन ने इन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था।
उसने वजाहत की 1915 में आज़री कौम ने साबिका सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल कर ली थी, लेकिन 2 साल बाद 1917 में दोबारा साबिका सोवियत यूनियन ने कब्ज़ा कर लिया था। 1919 में खिलाफत उस्मानिया का तुर्किया से ख़ात्मा हुआ था, लेकिन वो खिलाफत कम और डिक्टेटरशिप ज़्यादा थी। इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल किया जाता था। अब ये तो मुमकिन नहीं कि आप किसी दूसरी कौम के इलाके पर बज़ोर बंदूक कब्ज़ा करो और इस अमल को मकामी लोगों की खिदमत का नाम दो। ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। उसने मज़ीद बताया, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रूह से अगर एक कौम अपनी मुख्तलिफ शनाख्त व ज़बान रखती है तो उसे अपने अलहदा वतन के हुसूल का हक़ हासिल है। अगर अरबों ने अपने इस हक़ को इस्तेमाल किया, चाहे वो बरतानिया या दूसरी अक़वाम की मदद से किया, तो बरसग़ीर के रहने वालों के पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। खिलाफत उस्मानिया दर हकीकत 700 साल पर मुहीत पुश्त दर पुश्त बादशाहत थी। अहले बरसग़ीर खिलाफत का नाम सुनते ही ज़हनी तौर पर 1400 साल पहले वाली खिलाफत राशिदा से मवाजना करने लगते हैं, जो कि सरासर गलत है। मशरक़ी यूरोप के लोग बहुत सारी नाकाबिल बयान कहानियाँ सुनाते हैं, जिनमें अफ़वाज खिलाफत का बल्कानी और यूरोपी लड़कियों का दिन दिहाड़े बज़ोर बाजू अगवा करना सरफहरिस्त होता है। आखिरी बात ने मुझे हैरान किया, लेकिन बाद में मिलने वाले अफराद ने इसकी तस्दीक की। मैं उसे एक पुराना सवाल पूछा जो मैं सैमी में दौरान तालिब इल्मी अक्सर मकामी लोगों से पूछता था। क्या साबिका सोवियत यूनियन का दौर अच्छा था या अब वाला? वो सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर धुआं में तहलील करते मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, समझदार लगते हो। हम 3 नस्लों तक साबिका सोवियत यूनियन के ज़ेरे नगीन रहे हैं। इस्लाम, कुरान, नमाज और रोज़ा पर पाबंदी थी, लेकिन लोग चोरी छुपे नमाज और कुरान पढ़ते थे। आपको यहाँ ऐसे बहुत से बूढ़े अफराद मिलेंगे जिनकी नज़र में साबिका सोवियत यूनियन का दौर अच्छा था, लेकिन आज़ादी के बाद से हमारी हुकूमत अपने दस्तयाब मुल्की वसाइल हमारी कौम पर दिल खोल कर खर्च कर रही है। बहुत तरक्की हुई है, ज़राए आमद व रफ्त को बेहतर बनाया गया है, अवाम को रोज़गार मिला है, लाइफ स्टाइल परवान चढ़ा है, मुफ्त तालीम और इलाज मुआलजा की सहूलत, सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी है, करप्शन की शरह बहुत कम है, हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सिगरेट ख़त्म हुआ तो वो अलविदाई मुसाफहा करते हुए दोबारा मेरे गालों पर बोसे लेकर रुखसत हो गया। हम बस की तरफ बढ़े। कराची वाले लड़के ने अपना कार्ड बस में नस्ब कार्ड मशीन पर 2 मरतबा पंच किया और 2 मनात मिन्हा हो गए। अब हम 2 अफराद बस में सफ़र कर सकते थे। बस अभी आधी खाली थी। 2 खाली सीटें देखकर मैं और रोज़ा बैठ गए। ड्राइवर की ऐन पुश्त पर 2 सीटें खाली नजर आई तो मैंने रोज़ा से कहा, आगे चलकर बैठते हैं, मैं बाकू देखना चाहता हूँ। वो मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम कर उठी। अभी तो बाकू शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। बाकू बहुत खूबसूरत है। हम दोनों मतलूबा सीटों पर जा बैठे। मुकर्ररा वक्त पर ड्राइवर ने मुसाफरों को इंतबाह किया और बस रवाना हुई। चेक पोस्ट पर एक बैरियर क्रॉस करने के बाद बस 2-3 चक्कर काटकर एयरपोर्ट की हदूद से बाहर मोटरवे पर निकली। बहुत मुनज़्ज़म ट्रैफिक, शानदार रोड, कोई गाड़ी सवार जल्दी में ना था। रास्ते में फुटबॉल स्टेडियम और हैदर अली आलीन म्यूज़ियम की इमारत नज़र आई। इसके बाद बाकू सर्किट एरिया शुरू हुआ। 1 हफ्ता पहले इस एरिया में मशहूर ज़माना फार्मूला 1 रेस मुनक्किद हुई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2 मिलियन अफराद उसे देखने बाकू आए थे। यहाँ लगभग 20-20 मंजिला इमारतों की कतार दर कतारें, ये सब सोवियत यूनियन दौर की बनी हुई हैं। कामरान का घर यहाँ पर वाक़ई था। स्टॉप पर वो अपनी बीवी और सास के हिमराब उतर गया और हमारा सफ़र जारी रहा। बस अपने मुकर्ररा रास्ते पर 2 मरतबा रुकी और कुछ सवारियाँ वहाँ उतरीं। कुछ देर बाद मसरूफ़ इलाका शुरू हुआ तो रोज़ा ने उठने का इशारा किया। उसकी खाला का घर अब करीब था। मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में दर्ज करके बस रुकने पर वो उठी, गर्मजोशी से हाथ मिलाया, दोबारा मिलने का वादा लिया और बाहर हो ली।
ड्राइवर ने सामान निकालने में उसकी मदद की और सफ़र दोबारा जारी हुआ।